एपीएन दर्पण में बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं उत्तराखंड के जाने माने हर दिल अजीज संस्कृति कर्मी नरेंद्र सिंह नेगी को। नेगी जी, उत्तराखंड में एक तरह से संस्कृति कर्म और नरेंद्र सिंह नेगी को एक दूसरे का पर्यायवाची जैसा माना जाता है। आज के उत्तराखंड में संस्कृति के सामने क्या बड़े संकट हैं, क्या बड़ी चुनौतियां हैं और क्या बड़ी संभावनाएं हैं? राजू भाई, संस्कृति में पिछले 40-45 साल से लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा हूँ। लगातार लोगों को उनकी भाषा, उनके गीत संगीत से अवगत करा रहा हूँ, गा रहा हूँ, उन्हें उनका इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। और जो आपने संभावनाओं की बात की है, तो मैंने ये महसूस किया है कि पिछले मुझसे भी पहले जो बहुत सारे संस्कृति कर्मी हुए हैं और उनसे भी पहले जो है उन्होंने ऐसी जमीन तैयार की है जिसमें आज हम चल रहे हैं और मेरे बाद नए बच्चे आ रहे हैं। जहाँ तक मैं, ये संस्कृति बहुत व्यापक शब्द है, लेकिन मैं केवल गीत संगीत की बात करता हूँ शुरू में। वहाँ पर आज जो जमीन तैयार हुई है उसको लोक संगीत को हमारे लोगों ने मान्यता देनी शुरू कर दी है, जो मैंने महसूस किया है। क्योंकि मैं एक लंबे समय से हूँ इस लाइन में, और जब लोगों ने उसे मान्यता देनी शुरू कर दी है, अपनी भाषा को, अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, तो सरकार भी मजबूर हुई है इस बारे में सोचने के लिए। और आप ये देखिए कि आज लोक गायन में हमारे लोक कलाकारों को पद्मश्री जैसे सम्मान मिलने लग गए हैं, जिसकी कभी कल्पना नहीं थी। तो ये जमीन आज की नहीं है, ये जमीन बहुत पहले से तैयार की जा रही थी और आज उसका प्रतिफल हमारे कलाकारों को मिल रहा है। तो ये अच्छा शुभ संकेत मैं मानता हूँ कि लोक की तरफ। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत रत्न जैसा देश का सर्वोच्च सम्मान असम के एक लोक गायक को दिया जाता है। और असम के एक लोक गायक को अगर आप भारत रत्न जैसा सम्मान दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकारें लोक संगीत को किस स्तर पर, किस नज़रिए से देखने लग गई। आपने कहा पद्मश्री जैसे सम्मान मिलने लगे हैं या भारत रत्न जैसे सम्मान मिलने लगे हैं, यानी कि सरकार भी समझने लगी। लेकिन आप जब चाहे अमेरिका के दौरे पर हों, चाहे मध्य पूर्व के देशों के दौरे पर हों, जब आप वहाँ जाते थे और जब आप उत्तराखंड में आंदोलन के बीच जनता के गीत गाते थे, तो वो सम्मान बड़ा समझते हैं आप, या जो ये सरकारी सम्मान? नहीं, असल में सम्मान तो वही बड़ा है जो जनता देती है। और अगर जनता का दिया हुआ सम्मान से बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके लिए हम गा रहे हैं, जिनके लिए हम लिख रहे हैं, अगर वो सम्मान देते हैं तो लगता है कि हम सम्मानित हुए हैं। और बाकी सरकारी सम्मान एक प्रक्रिया है, यद्यपि उसे भी आप जनता का दिया हुआ सम्मान इसलिए मानते हैं कि सरकार भी जनता की है, सरकार कोई बाहर से नहीं आई है, वो भी जनता की है। लेकिन उसमें ज़्यादातर हस्तक्षेप सरकारों का होता है। और ये जिस सम्मान की आप बात कर रहे हैं, ये प्योर जनता का दिया हुआ सम्मान होता है। और जनता उसमें चाहे वो फूल मालाएं से सम्मान कर रही है, चाहे एक शॉल उड़ा के सम्मान कर रही है, लेकिन वो सम्मान ही सर्वोच्च सम्मान है मेरी नज़र में। इसमें अलग राय भी हो सकती हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो सम्मान सर्वोच्च। आपने
ऐसे गीत लिखे हैं जिन गीतों ने उत्तराखंड में एक तरह से सत्ता परिवर्तन कर दिया, सरकारों को पलट दिया। आज के दौर में क्या कुछ आपके मन में उत्तराखंड की जो मौजूदा हालात हैं, और ख़ास तौर पर जैसे जो ऑल वेदर रोड, जिसको एक तरफ बहुत समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जा रहा है, दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि उससे पर्यावरण के लिए वो बहुत घातक है, ऐसे वक्त में आपके मन में क्या क्या कुछ चल रहा है? सत्ता परिवर्तन तो जनता करती है, हम तो केवल अपनी तरफ से उन्हें जागरूक करने की कोशिश करते हैं। जो कोई कमियां खामियां सरकारों में होती हैं उनको उजागर करते हैं, बाकी वो काम जनता का है, इस सरकारों को सत्ता में बैठाना और सत्ता से निकालना। और ये काम ये गीतों के माध्यम से मैंने किया है, कांग्रेस के समय में भी और बीजेपी के समय में भी ये काम किया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जनता ने उस समय मेरा साथ दिया, और मैं ये समझ गया हूँ कि जनपक्षीय अगर आप लिखते हैं या गाते हैं तो निश्चित रूप से जनता आपके साथ रहती है और हमेशा रही है। उसके बाद वो एक फॉर्मेट था गीत संगीत को घर घर तक पहुंचाने का, आज वो फॉर्मेट ख़त्म हो गया है। आज कैसेट सीडी का ज़माना ख़त्म हो गया है। कंपनियां इस पे न तो कैसेट बनाती हैं, न वो उसके लिए खर्चा करते हैं रिकॉर्डिंग शूटिंग्स वगैरह के लिए, तो आज फॉर्मेट चेंज हो गए हैं। बाकी जो कमियां त्रुटियां सरकारों से रह जाती हैं जनता महसूस करती है, क्योंकि वो केवल मेरी अपनी अकेले की भावना नहीं होती है। मैं लोगों के पास बैठता हूँ, उनसे मिलता जुलता हूँ, उनसे बातें सुनता हूँ और फिर मैं वही लिखता और गाता भी हूँ, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत अगर भावनाएं होती तो शायद इतने लोग उसको पसंद नहीं करते। तो लोगों की पसंद को ही मैं गीतों के रूप में ढाल के लिख के उनको सौंपता हूँ और लोग उसको स्वीकार करते हैं, हाथों हाथ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ लोगों के लिए काम किया है। और आज का जो वर्तमान वो है उसमें मैं लिखता तो हूँ, लेकिन वो घर घर तक नहीं पहुँच पाता है। वो कभी सम्मेलन में मैं एक कविता के रूप में या एक गीत के रूप में गा देता हूँ, या फिर कभी फेसबुक वगैरह में डाल देता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन वो जो फॉर्मेट था वो लोगों तक पहुँचने का एक बहुत अच्छा साधन था, संसाधन था, और घर घर पहुँच जाता था, इसलिए वो इतना ज़्यादा सुना गया। एक कवि के और एक गीतकार के, एक लेखक के, एक संस्कृति कर्मी के रूप में आपके मन में जो आज का जो उत्तराखंड है उसको लेकर क्या भाव है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि लोक भाषा के लिए हम निरंतर आवाज़ उठाते रहे हैं, और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोक भाषाओं में लिखने वाले लेखक भी हैं, कवि हैं, कहानीकार, गीतकार हैं और गायक लोग भी हैं जो लोक भाषा में लिखते और गाते हैं। और उसका मैं शुरू में जिक्र कर चुका हूँ कि वो ज़मीन हमको हमारे विरासत में मिली है, हमसे पहले वाले लोगों ने वो ज़मीन तैयार की है। उस ज़मीन में आज नए लोग उस ज़मीन में से उठ के कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इसमें प्रगति और प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है कि लोग अपनी भाषाओं को, अपनी भाषा की तरफ आ रहे हैं, और अपनी भाषा को भूलने की जो बीच में एक प्रक्रिया चल रही थी, कौन कितनी जल्दी अपनी मातृभाषा भूलना चाहता है, उसी को लोग ज़्यादा तवज्जो देते थे। लेकिन आज फिर थम गया है, जो मैंने महसूस किया है। मैंने वो दौर भी देखा है जब मैं अगर कोई अपना एक गीत गाना चाहूँ, लोग भाषा गढ़वाली कुमाऊनी, लोग कहते हैं यार इसको बंद कर, कुछ हिंदी फिल्म का गाना गा। और आज मुझे अमेरिका में बुलाते हैं कि भाई साहब कुछ गढ़वाली गीत सुना दीजिए, आप यहाँ आ जाइए। इंग्लैंड में बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग बोलते हैं कि आप आ जाइए। तो ये एक परिवर्तन तो हुआ है। जो लोग वहाँ पे सुनना पसंद नहीं करते थे, आज वो वहाँ पे सुनने के लिए बुलाते हैं, तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन जिस तरह से मैंने कहा कि सरकार अब इस पर तवज्जो देने लगी है इन भाषाओं में, इन भाषाओं के प्रति। और इन भाषाओं में पहली बार राजू भाई मैं आपको बता दूं कि जो हमारी हिंदी एकेडमी है दिल्ली की, उन्होंने
लोक भाषा में के लिखने वाले लेखकों को भी सम्मानित पुरस्कृत करना शुरू कर दिया है। अभी 2 गढ़वाली लेखकों को पुरस्कार दिया है उन्होंने, और अब 2 कुमाऊनी लेखकों को उन्होंने पुरस्कृत किया है। तो मैं ये कह रहा था कि ये एक अच्छा संकेत है हम लोगों के लिए, जो हम लगातार इस मांग को उठाते आ रहे हैं कि मातृभाषा को सम्मान और मातृभाषा के लिए कुछ काम किया जाए। हम सरकारों से भी अनुरोध करते हैं कि इसे स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। धीरे धीरे लोग पलायन करके मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी भाषा से जुड़े रहें, इसलिए भी उनको थोड़ा स्कूल में भी इस शिक्षा को दिया जाए, और शायद इस पे काम हो रहा है। एक आखिरी सवाल, नौछमी नारायण या टिहरी के जो का क्रंदन था, उस पर जो छटपटाहट आपके कवि कर्म में दिखाई देती थी, आज के जो उत्तराखंड है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वो एक दौर था ज़रूर। कुछ उस समय की सरकार के जो प्रतिनिधि थे, उनके बयान लगातार हम सुनते और पढ़ते आते रहते थे, तो कुछ चीज़ें ऐसी लगीं कि जो जिस पे हमें लगा कि विरोधाभासी बयान हैं और इन पे कुछ लिखा जाना चाहिए। और ये मैं अकेले महसूस नहीं कर रहा था, लोग भी कर रहे थे, और लोगों से बातचीत करके जो निकला वो लोगों ने पसंद भी बहुत किया। और आज की वो शायद 12-14 साल हो गए हैं उस को गीत को लिखे हुए, लेकिन आज भी मंचों में लोग उन गीतों की फरमाइश करते हैं और सुनाना पड़ता है कई बार। तो लेकिन आज का दौर में एक एज का भी फैक्टर होता है, उम्र का। और जैसे मैंने कहा कि फैक्टर जो फॉर्मेट था हमारा पहले का, घर घर तक पहुंचना, वो ख़त्म हो गया है वो फॉर्मेट। तो अब हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते तो हैं। जब ये कांग्रेस के विधायक जब बीजेपी में गए, उस समय मैंने कुछ व्यंग किए थे, लेकिन वो कार्यक्रमों तक सीमित रह गए और बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए। जिस तरह से उन लोगों ने एक साथ 10-10 लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए और वहाँ पे फूल मालाओं से उनका स्वागत हो गया। तो वो भी एक ऐसा व्यंग मैंने बनाया था, वो लोगों को बताया भी, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हुआ, लोगों तक ऐसा नहीं पहुँचा। वही फॉर्मेट सही था इसके लिए, जो कि अब रहा नहीं। चलिए, बातचीत के लिए धन्यवाद। हम अपनी ओर से भी और अपने दर्शकों की ओर से भी आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उत्तराखंड में युवाओं की पसंद संस्कृति कर्मी जो अभी एक पुरस्कार की वजह से चर्चित हुए हैं, प्रीतम सिंह भरतवाण जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ। तो प्रीतम भरतवाण एक तरह से नरेंद्र सिंह नेगी की परंपरा को आगे ले जाने वाले हमारे लोक गायक हैं, और इन्होंने भी, इनका जो खुद का जीवन है बहुत संघर्षों का जीवन है। अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताइए कि कैसे आप इस तरह के जो लोक गायकी का जो कर्म है उसकी तरफ कैसे आए आप? सबसे पहले सभागार में बैठे हुए उपस्थित समस्त गण्यमान्यों को नमस्कार। एपीएन चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और प्रबुद्ध जन यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे सौभाग्य मिला, मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ ढोल, दमो, डौर, हुड़का, थाली, ये सब मुझे परंपराओं में मिल गए। जहाँ मेरी सुबह होती थी, जहाँ पर नौबत सुनाई दे रही है मेरे कानों में, या धुयाल सुनाई दे रही है, ऐसे वंश में मैं एक दास परिवार में जन्मा हूँ, औजी परिवार में, जिस परिवार में मेरे पिताजी सुबह 4 बजे उठ करके हमारे यहाँ अपने इष्ट देवता की नौबत को बजाते थे। तो मुझे वो परंपरागत संस्कार मिल गए, और वो मैं अपना ये परम सौभाग्य मानता हूँ। उसके बाद लोक गायन मुझे वंशानुगत मिल गया, और हजारों हजार साल की जो एक परंपरा है, जागर, पवाड़े, पैंसारा, नौबत, धुयाल, हमारे लोक गायन की जो परंपरा है, वो मुझे वंश के रूप में, मेरे विरासत के रूप में, पितृ प्रसाद के रूप में मुझे मिल गई। और उसके बाद
ये कारवां चलता गया। फिर ऑल इंडिया रेडियो से ग्रेड ए, फिर उसके बाद विभिन्न ऑडियो कैसेट्स कंपनियों से लगभग 80 के लगभग एल्बम, जिसमें टी सीरीज कंपनियाँ हैं, और विदेशों के दौरे, जैसे अमेरिका की बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ढोल दमोह हिमालय के म्यूजिक को पढ़ाने का, उनको सिखाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ये यात्रा अनवरत जारी है। कखा तेरी जलमणि कखउता पानी मेरी माता, शक्ति समुदरो मऊती पान होए, जगत कल्याणी वेली मेरी महा माता जोग माया, रासुलियों का छेल रंदे थुनेहरू का बीचे, ये मार किल क्वार माता वे जा बिकराल मेरी माता, अरे वो चाहती दी गड़े मंदिर बनो दी, ये पूरा भवन मथे झलकदा कलश मेरी माता, अरे तू तो हवेली ज्वाला दया को भंडारे, ये दया को भंडार वेले नौनी को पोखार मेरी ज्वाला, जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका, जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका, ये तू वेले माता मेरी तै तू संखारिणी, जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका, अरे तू एक तई दिल माता लाला वडना, जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका, ये लाल वडना दिल पिंगड़ा पेरवारे, जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका, जलमदे धलमदे तैता धारिणी, जय कर जय जगदम्बे माता, नमो ब्रह्मांड सुंबरों से बजाता, नमो नादर वेद ब्रह्मांड रानी, नमो माधुका पंच कल्याणी, भगवती इष्ट देवी महामाई, जलमदे थलमदे तैता धारिणी, नारसिंगी विघ्न हन्न वाली, कष्ट काटन वाली, डंकणी संकणी छाया चल शत्रु संगारिणी, भगवती नमो नारायणी। बहुत सुंदर। कोई एक छोटा कोई रचना अपनी तरफ से और ये गीत लोकगीत सुनाना चाहूंगा। अब ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या सुनाऊं, क्योंकि पहले से प्रिपेयर नहीं था कि क्या सुनाऊं, पर एक गाना अच्छा सरुली का सुना देता हूं। देख हमारे विधायक जी गोदयाल जी, सरुली सुनाता हूं भाई साहब, मैं आप उन्होंने नाम ले लिया तो वही सुनाता हूं। मैं खड़े होके गा सकता हूँ? हाँ अच्छा, मैं ऐसे करके ना। और एक हमारा पहाड़ वीरों की गाथा का है, आप जानते ही हैं। तो सरुली और सुम्याव एक प्रणय प्रसंग है। तो मैं पहले जागर बहुत गाता था, जागर पवाड़े। तो मुझे लगा कि जब मैं कैसेट बनाऊं तो मैं क्यों ना कोई अपनी परिकाल्पनिक, क्यों हमारे पवाड़ों में और वीर गाथाओं में तो प्रणय रस बहुत ज्यादा है। तो मैं एक गीत, जागर एक गीत है, उस वे गीत का कुछ अंश सुनाना चाहता हूं। अरे हिमली का डालो रंधुवलु माल गड़ो सुम्याला, तो मारा डांडा मरुड़ी मा गड़ो सुम्याल कह तरह को माल पड़ियो हलो। माल मतलब वीर भड़। अरा देख दो रिंगोड़िया मोच पड़े आचन जय का नेत्र देखी काल भाजन लगे आचन पौठ्यो मा सिंह बने आचन वीरू मको वीर भड़ो मको भड़ बोलो। तो महाराज देख दो कुमो का गढ़मा देख दो सरली कुमैन कल्ले की बांध पड़ी बोले। यामसी याम दिवासी जोत बंगलोर सी तितरी और छाट सी राधिका निमोह को फाड़ कस्तूरी को डब्बा हाथ पर नहीं उठेंदी भोयानी धरेंदी जय का रंग मा सौण का मैना सात बुला घास का पकड़ लगा चन हरिया बड़ो आग लगन लगी चा। अरे हिमली का डांडो रंधु होलू माल गड़ो सुम्याला कुमाऊं गड़े
रंधी छई बांध सरली कुवेणा आहा सरली मेरू जिया लगी गे तेरी रोत्याली मुखड़ी मां आहा अकबक सिरे ग्यों पहुंची तेरा कुमो गड़े मां हे सुम्याले मेरू जिया लगी गे तेरी नो सुर मुरली मां आहा आखी अटकल दिन ते कंदुड़ी लगी रंदी बसली मां आहा सोनू तेरी चौठी कुतिल्ला हंसदी गलड़ियो मां दिखेंदु पिल्ला तेरी आँखी घेल के जांदी गिची चुपरे भी छुई लगांदी वो मुखुड़ी मां हम मुखुड़ी मां जपा के मारी दियो मरी मिट जो पतुली वठड़ियो मां आहा सरली मेरू जिया लगी गे तेरी रोत्याली मुखड़ी मां वो मैंने सोची तो भटे दियो दुरु धारू ने कुमोल्यो वो मैंने सोची तो भटे दियो दुरु धारू ने कुमोल्यो बंसुरी मां जब गीतांग इनुचा देखा तुसे तब यफू कनुचा हो कनु होलू हाँ कनु होलू कख होलू बिचारू कखी दूर ये कुल व्यकुले मां आहा सरली मेरू जिया लगी गे तेरी रोत्याली मुखड़ी मां वो तेरी वो मैंने ही मेरी डांडू छोड़ा ले तेरी दिली मां सिरोड़ो धरा ले अब तू कुछ न कुछ कन्ही पड़लो माया ले लीत तभी बचुलू होया जो मेरी इखारी माया चा तेरी जिया सीधा तुड़ियो मां आहा सरली मेरू जिया लगी गे तेरी रोत्याली मुखड़ी मां डांडियो बांसुरियों का दिन ना उन्हीं फूलिया ती खुदेड़ में ना वो डांडियो बांसुरियों का दिन ना आजकल दिन छन फागुन च लगे वो डांडियो बांसु बेजी डांडियो बांसुरियों का दिन ना उन्हीं फूलिया ती खुदेड़ में ना घुर छोरों का घसेरियों का गीत इनम कन कोनी कल कोई प्रीत त्वे बिगार अधूरी छौ जनिराली न हो घंडली मां आहा सरली मेरू जिया लगी गे तेरी रोत्याली मुखड़ी मां आहा अकबक सिरे ग्यों पहुंची तेरा कुमो गड़े मां हे सुम्याल मेरू जिया लगी गे तेरी नसुर बसुली मां आहा आँखी अटकल दिन तुए कंदुड़ी लगी रंदी बसुली मां आहा सरली मेरू जिया लगी गे तेरी रोत्याली मुखड़ी मां। धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव और उतना ही सुंदर गायन। हम आभारी हैं आपके और हमारी शुभकामनाएं हैं आप और यश पाएं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उत्तराखंड की जागर साम्राज्ञी बसंती देवी को, जो अपने रचना कर्म है उसके जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की हकदार बनी है। उत्तराखंड में जागर एक तरह का देवताओं का आह्वान करने का एक गायन की विधा है और उस पर मूलतः पुरुषों का वर्चस्व था।
दीदी ने उस वर्चस्व को तोड़ा है और पहली जागर गायिका के तौर पर अपनी पहचान बनाई। कैसा संघर्ष रहा, कैसे इस मुकाम तक आप पहुंची? धन्यवाद। मैं प्रणाम करती हूँ सभी दर्शकों को और चैनल को बहुत बधाई देती हूँ। और बहुत अच्छा बोलना नहीं आता है तो बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ उन करोड़ों महिलाओं में, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी परंपराएं रही कि महिला को जागर तो बड़ी चीज़ है, गीत गाने से भी रोका जाता था। हम जंगलों में गाते थे, जागर सुनते थे, घर आ करके जंगलों में जाना तो वहाँ गा सकते थे जहाँ कोई सुनता नहीं था। मेरी माँ गाती थी, हम जागर सुन के आए तो माँ रात को गाती थी और गाथा भी होती है। जागर ऐसी विधा है कि ये हमारा जो सनातन धर्म है उससे जोड़ के रखा है हमारे पूर्वजों ने, जागरों के द्वारा शास्त्र को, आध्यात्म को। और इसमें देवताओं के अलावा वीर भड़ों की गाथाएं हैं, राजा महाराजाओं की हैं। जैसे हमारे कुमाऊं में गोरेल देवता हैं जिन्होंने असहाय समाज को सहारा दिया था, उनकी गाथाएं के यहाँ का लोग, क्योंकि ये परंपराएं मौखिक रूप से होती थी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उस गाथा को गाता है। और जागरों में ये विशिष्टता है कि आपको गाथा याद होनी चाहिए, तुरंत अगली लाइन को स्वर ताल के साथ आपको अपनी सूझबूझ से प्रस्तुत करना होता है। उसमें कोई लिखित नहीं होता, इतने सारे शब्द होते हैं कि वो लिखे नहीं जाते हैं। दूसरा, जागरों के अलावा हमारे यहाँ प्रकृति प्रेम के गीत हैं। जितनी चिड़ियाँ हैं उन चिड़ियाओं के नाम हमारे गीतों में हैं, मृगों के नाम हमारे गीतों में हैं। दूसरा, हमारा ये जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं, जैसे हमारे भिटोली का त्यौहार होता है, फिर नवरात्रों का होता है, जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं हमारे गीतों में विराजमान है वो। दूसरा, कृषि के जो हमारे गीत होते हैं, हमारे यहाँ उड़की बोल बोलते हैं उससे। जैसे बहुत सारी बहुएं थक जाते हैं, सावन के महीने में कोई हाथ नहीं डाल सकता, इतना घास हो जाता है, तो हमारे सास ससुर करते थे, उड़कियाँ लगा देते थे कि बहुएं तो गोड़ गोड़ के बहुत रोप लगा लगा के थक गई हैं, तो उड़किया को बुलाते थे। तो वो उड़किया एक तरफ गाता था और कभी इस मेड़ में जाता था, कभी उस तरफ जाता था, और हम लोग दोहराते थे उसको। तो वो बहुत अच्छा आशीर्वाद है, धरती का आह्वान होता है उन गीतों में, भूमिया देवता को आमंत्रित किया जाता है और हमारे देश दुनिया का, हमारे पर्वतीय जो कुछ भी है वहाँ जीवन, उसका वर्णन उन गीतों में होता है। अब मेरे ख्याल से लोकगीत ही एक ऐसी चीज है जो जीवन मतलब मनुष्य को जड़ से जीवन अंत तक उसका सार है लोकगीतों में। कितने तो बोलियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने शब्द हैं उसमें, क्या नहीं है लोकगीतों में। तो वो आज बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पहाड़ों में ख़त्म हो गया क्योंकि पलायन हो गया है, मौखिक परंपराएं ख़त्म हो गई हैं। दूसरा, व्यवसाय जो चलता है उसका वो परोसा गया है, जिस तरह और दूसरी चीज़ें हमारे यहाँ शराब आदि परोसी जाती हैं, तो संगीत भी इस तरह बाहर का जाने लगा है, कई चीज़ें होने लगी हैं। अब कभी बचपन में गाने के लिए आपकी पिटाई भी हुई? हाँ जी, पिटाई भी हुई कभी आपकी कि गाना गा रही है लड़की? कहाँ गाना, कौन गाने देता था? पिटाई तो वही विरोध बहुत हुआ है। जब हमने बाहर आए, मैं अपने पति के साथ गई, तब तो उन्होंने मुझे भेज दिया था प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ में क्लासिकल सीखने के लिए, शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए। फिर वो 6 साल वहाँ सीखा, अब देहरादून आ गई। अब यहाँ मुझे माहौल नहीं मिला और सोचा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, अब मैं अपनी गायें पालती हूँ और अपना खेती करती हूँ। तो मैंने अपनी गायें रख ली और मैं खेती करने लगी। हमारे रिश्तेदारों की खेती थी, उसमें मैंने धान वो सब गोड़ना और मैं घास काटने लगी।
और जंगलों में जाने लगी मैं घास के लिए। और लेकिन वो छूटा नहीं, जो अंदर था वो पुरानी यादें आने लगी। जंगलों में कितनी गीतों की रचना हुई, तो मैं जैसे मैं भूल जाऊंगी तो रटते रटते आती थी मैं घास लेकर के, और घर आके तुरंत उसको नोट करती थी, ताकि वो, तो इस तरह हमारे कई गीत ऐसे हैं जो जंगलों में, जिनका, क्योंकि मैं वो पुरानी चीज को भूल गई थी, कई अंतराल के बीच में फिर से मुझे पुनः वो मौका मिला था। इसके बाद कहीं पता लगा मेरे पति को कि आकाशवाणी में स्वर परीक्षा होती है, और ये कोई बच्चा मिल गया और उन्होंने बोला कि आंटी का हम भरवाएंगे। तो इस तरह स्वर परीक्षा हुई। आकाशवाणी का बड़ा उपकार है हम पर। उन्होंने हमें फिर बी ग्रेड किया, फिर बी हाई कराया, फिर ए ग्रेड के लिए बड़ी मुश्किल हुई। ए ग्रेड के लिए क्या हुआ, मेरा आकाशवाणी ने मुझे ये संगीत सम्मेलनों में भेजना शुरू किया। तो शिमला में था कार्यक्रम, तो कोई पंजाब की बड़ा अच्छा गा रही थी लड़कियां। मैंने बोला ये कैसे, कहाँ सीखा ये इतना अच्छा लोग तुमने? बोल हमारी माँ ए ग्रेड है। तब मैंने आकाशवाणी को चाबी लगाई, आए दिन उनके एप्लीकेशन डाली। उन्होंने, जो हमारे भट्ट जी थे, बहुत हमारे वहाँ निर्देशक थे, उन्होंने दिल्ली तरफ किया। तो दिल्ली 2 साल लग गए और वो फॉर्म मंगाया। और हमारे आकाशवाणी में इस तरह का बड़ा आदमी, कोई स्टेशन डायरेक्टर नहीं है यहाँ, तो दिल्ली होता होगा इनका, तो वहाँ भेजा हमारा रिकॉर्डिंग करके हार्ड डिस्क में लिख के 4 चरणों में वहाँ भेजा। तो पहला हमको ये ग्रेड आकाशवाणी ने दिया, और लोक संगीत सलाहकार समिति की मुझे सदस्य नामित किया ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ने। कभी जागर आपने, जो जिस मकसद के लिए जागर होता है, जिस तरह के आह्वान के लिए, ऐसे भी कभी गाया आपने? हाँ, हमारे जागर, मैंने जागरों को ही ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि जागर के लिए मेरे अंदर में बहुत बड़ी पीड़ा थी कि मुझे लगता था इतना अच्छा संगीत है, ये कितना कुछ है इसमें, ये कैसे जीवित रहेगा, क्या करूं मैं, क्या जतन करूं, इस तरह मेरे मन में बड़ा एक तड़प थी उसकी। तो हमारे जो साहित्यकार हैं, इन्होंने हमें अपने छोटे छोटे कार्यक्रम में मौका दिया कि बोली हम आपको पैसा नहीं दे सकते, लेकिन हम आपका प्रचार बहुत ज़्यादा करेंगे, आप दीप प्रज्वलन में आप जागर गाएंगे जब हमारी सभाएं होती हैं। तो इनका बड़ा उपकार रहा साहित्य का। इसके बाद वहाँ अपार मीडिया इनके लिए आती थी, और वो मीडिया हमारा भी साथ ले गई, और वो उन्होंने जनता तक पहुँचाया। तो इस जनता का बड़ा आभार है मीडिया का, और सबसे पहले इन साहित्यकारों का, जिन्होंने हमें जगह दी है। चलिए, हमारे दर्शकों को भी आप कुछ अपनी पसंद से कुछ सुनाइए। हाँ, हमारा क्या होता है, एक परंपरा, वैसे तो जागर बहुत सारे जागर हैं हमारे 2 भाषी हूँ मैं। हमारा गढ़वाल का अलग हमने पहचान रखी है, गढ़वाल की पहचान भी रखी है हमने, उसको मिलावट नहीं किया है। और कुमाऊँ का भी हमारा है। गढ़वाल में जब हमारे आँचरी है, कुमाऊँ में गोरिल देवता है, भैरव के हैं, दूसरे जागर हैं, राजुला मालूशाही है। ठीक उसी तरह राजुला मालूशाही यहाँ है, तो यहाँ हेमा मार्शण, उसका एक ही गाथा है उनकी, तो उन गाथाओं को मैं जोड़ती हूँ। गाथा पर गीत, पर्यावरण का है, दूसरे गीत भी होते हैं हमारे, मांगल होते हैं, बहुत कुछ होता है, इतना सागर है। तो अभी मैं थोड़ा सा, ये महिला होने के नाते एक परंपरा है हमारे वहाँ, एड़ी आँचरी बोलते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारे यहाँ। उसमें सिर्फ महिला नाचती हैं, और वो जो बजाने वाला होता है, और देखने घर के अंदर, हमारे यहाँ खुला नृत्य नहीं करते हैं बाल खोल के, हमारे यहाँ कुछ मर्यादाएं होती हैं, घर के अंदर ही उसको महिला नृत्य करेंगे, उनको देवता आता है, एड़ी आँचरी बोलते हैं उनको, इंद्र लोक की परियों का उसमें बखान होता है। तो कई छंदों में उसको गाया जाता है, कई धुनों अलंकारों में उसको गाया जाता है। तो मैं अब उस पर मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। ये एक मेरा शोध भी चल रहा है, भगवान की दया से उस पर हो गया है वो, उसका मैं सुनाती, गाथा सुनाऊंगी, फिर मैं वो नृत्य वाला 2 लाइन। तो कृष्ण की गाथा का आता है, उसमें वर्णन आता है, नागों का आता है, और पद्मा नागिनी का आता है, और ये सब का वर्णन आता है अलग अलग।
मथुरा जाल मालियो कृष्णा जिलखाना भीतर रहा, ये मामा कौन चले कृष्णा चुल भरे ना चलो हो, बालपन मगा रया तुमो गोकुल बैराठ, गायों का दगड़ा कृष्णा तुमले बंसुरी बजाए है, मधुबन मगा कृष्णा तुमले वो रास रचाए है, तरुणी उमरा हरया तुमो द्वारिका रे वास, ये रानी रोकमा संगे तुमो द्वारिका रे वास, तबयोनी तुमो याद ओ माई यशोदा। इस तरह ये बहुत लंबा है। तो वो जब नृत्य करते हैं वो, तो उस समय का थोड़ा ये तो रास हुई। आप 10 बजे से 3 बजे तक अनेक छंदों में वो पूरी रास गाते हैं वो लोग, रास बोल उस गाथा को। तो जब नृत्य करने का सवेरे 3 बजे देवता अवतरित होते हैं, उस समय का बोलती हूँ थोड़ा। तो शिव वचना फे गए हैं ब्रह्मा का जातर्यो, हजरे आया चाह धर्म जातर्यो, तेरो थानो परवसा कमली बचन दे जाया, लाखों को धर्म सजनो तुम्हारो सारी डोला देते हैं उन आश्रयों के लिए। सजनो है तुम्हारो सारी डोल पर हरिंगना छतर लगनो ढलकना कलश, ये समय पर भजनो भूले पिंगला पाणो, वो देना है रंग ढलिया जशीलो फेराया, इन दिन मासो मागा इन ऋतु मासो मागा, वो पिंगला पाण पर हरित का भोर भेजनो हे दिशा, देना रंग ढलिया जशीलो फेराया, इन दिन मासो मागा इन ऋतु मासो मागा। बहुत सुंदर नृत्य करती हैं। कैसो नाच लगाया बोले घुंघरियों को नाचा, घुंघरियों को नाचा, ताछुम के लगाया घुंघरियों को नाचा, घुंघरियों को नाचा, वो फेरो लगा घुंघरियों को नाचा, घुंघरियों को नाचा। कैसा नाच लगाया बोले पोतलियों को नाचा, पोतलियों को नाचा, ताछुम के लगाया पोतलियों को नाचा, पोतलियों को नाचा। ये ईश्वरे समय पिंगला पहाड़ा पेटण पेडिगो ओला सारी डोला तुमरो सजिगो ओला सारी डोला। कोई बेणो मेरी यूंग यूंग जरियो, कोई बेणो रनी केसरी भगवान, कोई बेणो रनी पिंगला पहाड़ो, कोई बेणो मेरी इंद्रा का आखड़ो, सुफल फे गया इनो घरों मांगा। तो पहले वो महिलाओं का था, महिलाएं स्वच्छ रहती थी इसमें, क्योंकि उनको नृत्य इसका ये शारदीय और बसंत ऋतु के आगमन पर होता है ये।
तो महिलाएं बड़ी खुश होती थी, निरोग्य होती थी। अब उनको ऐसा नृत्य करते करते उनकी कई बीमारियां, उनका मानसिक संतुलन ठीक रहता था। अब हमारे पुरुषों ने तो बोला तुम बाजारी हो गई, तुम ऐसे नाचती हो, इसको बंद करो, इनको पर जुर्माना करो। तो हम इसको पुनः मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि एक महिला की ये मानसिक और शारीरिक वेदनाओं का ये उपचार है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैंने पूरा पहाड़ में सन 96 में मुझे मौका मिला ग्राम प्रधान बनने का, मैं वहाँ चुनाव में, तो उस समय मैंने फिर से जोड़ा इसको। तब मुझे पूरी समझ आ गई थी संगीत के बारे में। पहले तो सुना हो गया, तो इसके बाद इस क्षेत्र में आने से मुझे बारीकियों का समझ आ गई थी, तो उसको जोड़ा है मैंने। तो मुझे ये लगता है इन वेदनाओं का ये एक उपचार ये अवश्य है और इसको सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिला अभी तक। एक महिला लोक गायिका के तौर पर इस सम्मान के स्तर तक पहुंचने में कितना मुश्किलें आपको पड़ी हैं, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? हाँ, पद्मश्री तो हमारे साथ तो महिलाओं के साथ तो मेरे ख्याल भेदभाव ही होता हमेशा। अब मैं पुरुष भी मेरे ही हैं, क्योंकि पिताजी हैं, भाई हैं, बेटा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी होता है इसमें भेदभाव तो होता है। मेरा 6 बार इसके लिए गया पद्मश्री के लिए। हमारे पत्रकारों ने निकाला अखबार में कि बसंती दीदी का पद्मश्री के लिए नाम गया है, हम सुनते थे। दूसरे दिन क्या होता था, जैसे वहाँ मेरा बेटा देखता था इंटरनेट पर, तो वहाँ से मेरा नाम गायब हो जाता था। सबके नाम अंकित होते थे, मेरा नाम गायब हो जाता था। तो 7वीं बार मेरा बेटा कहने लगा कि इस बार भरते हैं आपका। मैंने बोला अब ना बेटा, बहुत हो गया, क्योंकि तुम परेशान हो जाओगे, रोज ही वो फाइल तैयार करो। बोले इस बार कुछ करना ही नहीं कि आपका तो सिर्फ ऑनलाइन का हो गया, हमारे भारत सरकार ने ऑनलाइन किया है। तो उस बार वो टारगेट पर वहाँ पहुँच गया। पहली बार दिल्ली पहुँचा हमारा, और वो हमारे भारत सरकार के जो लोग हैं, जो उस चैन में रहे हैं, उन्होंने बड़ा न्याय किया हम जैसी महिलाओं के साथ। मेरे को नहीं, एक मधुबनी पेंटिंग की जो बहन थी बिहार की हमारे साथ, और एक निरक्षर, अक्षर ज्ञान नहीं था, कर्नाटक की बहन, लेकिन सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान था उसका मौखिक। तो हम जैसे लोगों के लिए भारत सरकार ने इतना दूर तक अपनी नज़र को रखा है, इसका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरे उत्तराखंड के लोगों ने मुझे वहाँ भेजा है, वो मेरे हृदय में हमेशा निवास करते हैं। मैं अपने उत्तराखंड को बहुत प्यार प्रेम करती हूँ, यहाँ के लोगों को। लोग होंगे तभी तो हमें अच्छा लगे, लोग खुशहाल होंगे तो हमारे लिए हम मजबूत होते हैं। चलिए, हम चाहते हैं उत्तराखंड के प्रति आपका ये प्यार ऐसे ही बना रहे और उत्तराखंड के लोग भी आपको ऐसे ही प्यार करते रहें। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे रूबरू होंगे।